तो झूठा कभी मत बनाइएगा इनका। आ रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, देखो तो रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए आइए, क्या दिक्कत है? हो रहा है। चले अपने लक्ष्य की ओर चले। ज्योग्राफी, लेट मत आया करो मेरे क्लास में। आप 12 बजे आ जाइए, 12:05 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास होता है। लेट होने पर दिक्कत हो जाता है। आगे बैठो, आगे बैठो ना जी। बैग हटाइए, 3-3 स्टूडेंट तो बैठते हैं। बैठ जाए। अच्छा, उसी बेंच पर वो स्कीमा इसका बनेगा। अब स्नेह लता जी, वो कोना में भी उसका स्कीमा बनेगा। चलो कोना में बैठा स्कीमा। जिसको बैग रखने में दिक्कत होगा तो उधर रख देना। चौकी पर है ना, चौकी पर बैग अपना रख के चले आना, समझे? आप यहाँ पे बैठिए ना स्नेहलता जी, यहाँ पे बैठिए। अच्छा, पीछे ही बैठिएगा, हवा पीछे से आएगा। हाँ, वो अपने ही जगह पे चले गए हैं। आइए, आज हम क्लास आपका एसएसटी का क्लास देने जा रहे हैं। सोशल साइंस का, अब गॉसिप करना बंद कर दीजिए। सोशल साइंस, सॉरी, सोशल साइंस का क्लास देने जा रहे हैं। पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, जो भी जीके जीएस है, सभी को पीआरटी के लिए अप टू 8 क्लास तक पढ़ना है। ये तो बात आप जानते हैं। और जो टीजीटी है, 9th-10th है, 6 to 8 का तो सीट है नहीं, 9th-10th वाले हैं उनको भी पढ़ना है। उस दिन ही बोले कि 9th-10th वाले का जो होता है बहुत दायरा बढ़ जाता है, सब चीज वही जानेंगे। इसलिए दम से निश्चिंत होकर करके, सहमित होकर के सारे चीज को पढ़ें। जो भी पढ़ें कम समय में ज्यादा गेन करें और समझ करके पढ़ें, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है। अब आइए, ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं सोशल साइंस का ज्योग्राफी, सॉरी, सोशल साइंस का ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पर जो है, अभी तो कुछ नहीं, 1 मिनट। जो ये ज्योग्राफी हम पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन रहते हैं, समझ गया? इसलिए ये नहीं ध्यान में रखिएगा 5 से 6 क्वेश्चन मेरे लड़ रहे हैं स्टेट वाले, और पीआरटी वाले के तो ज्यादा लड़ रहे हैं। पढ़ना है अटेंशन रख कर करके और सारे तथ्यों पर ध्यान से देख कर करके। ये सौर मंडल है, सौर मंडल से आपके क्वेश्चन रहते हैं। ये पढ़ा देने के बाद आपके हम क्वेश्चन करवाएंगे।
ये आपका क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 में सौर मंडल है। आप एसएसटी, जिनकी एसएसटी है, पीआरटी में भी एसएसटी पढ़ना है ना, लिखा हुआ है ना, सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है ना अलग से। हाँ, तो ये जो है, ये नहीं समझेंगे, जो पीआरटी वाले ये नहीं समझेंगे कि मुझे नहीं पढ़ना, आपको तो पढ़ना है, लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है, अलग से लिखा हुआ है। जो पढ़ना है सौर मंडल में पृथ्वी, समझ गया। इसका जो दायरा है बहुत बड़ा है। यदि हम लेक्चर देना शुरू करेंगे तो 7 लेक्चर हो जाएगा पहले, कि कैसे उत्पत्ति होती है, कहाँ ये है, क्या है, ये सौर मंडल में क्या क्या तत्व है, यह सौर मंडल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आकाशगंगा से उत्पत्ति हुई है, आकाशगंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ब्रह्मांड से हुई है। जब हम इस परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो ब्रह्मांड में उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इस एंगल से देखते हैं तो ये 4-5 क्लास में जाता है। लेकिन 4-5 क्लास से मतलब नहीं है, आपको उतना पढ़ना नहीं है, आप यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे रहे हैं कि उतना पढ़ना है, और बीपीएससी प्रशासनिक का भी एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि उतना पढ़ना है। आपको पढ़ना है टीचिंग एग्जाम से, टीचिंग एग्जाम से फॉलो करना है पीआरटी वाले के लिए, टीजीटी वाले के लिए, कि जो आपके एनसीईआरटी में है उसको हम उन तथ्यों को बढ़िया से समझ के दिमाग में रख लेते हैं, और क्वेश्चन आता है तो स्ट्राइक हो जाता है। टीचर इतना समझाता है इसलिए कि वो तथ्य आपके दिमाग में स्थिर रहे। आप एनसीईआरटी 6 to 8 क्लास का अपने से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन याद नहीं रह पाता है। इसलिए कैसे हम उन तथ्यों को याद रखेंगे, तो एक सिस्टमेटिक वे में याद रखेंगे। ऐसे भी विज्ञान कहता है कि क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। जब तक आप सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं रखते हैं तब तक साइंस डिबेट नहीं मतलब जो होता है नहीं हो पाता है, डेरिवेट नहीं हो पाता है। इसलिए समझेंगे कि सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान कहाँ है। तो सौर मंडल में हमने एक पिक्चर बनाया है। ये क्या है, ब्रह्मांड है। ये क्या है, यूनिवर्स है। ये क्या है, आकाश। यूनिवर्स के नीचे क्या है, आकाश गंगा है। आकाश गंगा है, उसके नीचे क्या है, सौर मंडल है। और सौर मंडल के नीचे क्या है, पृथ्वी है। क्लियर, सही बात है। जा रहा है, बफरिंग नहीं दे रहा है। अच्छा, बफरिंग नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा होगा तो आप देखिए ना बफरिंग। हाँ चलिए, ठीक है, आइए। हाँ, आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आकाशगंगा मिल्क गैलेक्सी। समझे, जो मेरी गैलेक्सी है मिल्क वे है। वो आएंगे सारे इंग्लिश करते जाएंगे, समझे। हम जान रहे हैं कि हिंदी आपको समझ में कम आएगा, इंग्लिश ज्यादा आएगा। आइए, अब इसमें जो है खगोलीय पिंड, आपके एनसीईआरटी में क्या है, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड कहने का मतलब क्या है, जो आपके खगोल में पिंड है। खगोल में पिंड कहने का मतलब पूरे यूनिवर्स में जो पिंड है, यानी ये आपका कहता है कि सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। समझे, जो आपके खगोल में डेली प्रसाद वितरण नहीं होता है कि 12:30 से स्टार्ट। वहां पर टूट रहा तो जानता हूँ। आइए, अब ये कह रहे हैं, एक क्वेश्चन आपकी आती है, खगोलीय पिंड क्या है, सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती है। तो रात में क्या चमकती है, तारा चमकता है। तो सूर्य तो एक खुद तारा है ना। तो इसके अलावा छोटा छोटा जो तारा है वो भी चमकते हैं, सब क्या है, खगोलीय पिंड है। समझे। अब कह रहा है कि सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में, वही चीज है। वही चीज है, चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंडों को, सॉरी, खगोलीय पिंडों को, खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है, तारा है। समझ गए।
अब तारा का निर्माण, तारा के अंदर होता है क्या? तारा के अंदर हाइड्रोजन गैस भरे हुए रहते हैं। बस थोड़ा थोड़ा हम बोलते हुए चलते हैं, क्योंकि लेक्चर देना शुरू करेंगे तो 3-4 रोज इसमें लगेगा, इसलिए लेना नहीं। सूर्य में क्या होता है? सूर्य एक तारा है, तारा में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं? भरे होते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां, तारा के द्वारा बहुत सारी आकृतियां होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्वेश्चन आता है, नक्षत्र मंडल क्या है? तारों के विभिन्न समूह जो आकृतियां बनाती है, समझ गया? भालू के जैसा आकृति बनाती है ना, कुछ एक बनाती है, स्टार के जैसा आकृति बनाती है। तो जो भी आकृति बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अर्शा मेजर और बिग बियर। आप पूछेगा बिग बियर या अर्शा मेजर है क्या? तो ये क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। ये हमेशा याद रखिएगा कि नक्षत्र मंडल क्या है? ये तारों की विभिन्न आकृतियां बनाती है और ये समूह में होती है, और ये इसका नाम क्या है? बिग बियर। एग्जाम्पल क्या है? बिग बियर या अर्शा मेजर। समझ गए? यहाँ से आपके क्वेश्चन बीपीएससी में रहते हैं। क्लियर? यहाँ से आपके क्वेश्चन बीपीएससी में रहते हैं, मुंह पर ध्यान में डालते जाना है। कहता है कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा की ओर बताता है, इसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। अब ध्रुव तारा क्या है? जब उत्तर की ओर देखते हैं ना कि उत्तर की ओर तारा दिखाई पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा या पोल स्टार। आइए, कुछ ऐसे होते हैं जिनके आसमान में, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। बेतारों के, सॉरी एक मिनट, बेतारों के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह क्या कहलाते हैं? प्लैनेट कहलाते हैं। समझ गया? प्लैनेट कहलाते हैं। उपग्रह क्या? पिंड ग्रह प्लैनेट कहलाते हैं। अब पिंड ग्रह कितना, पिंड ग्रह नहीं समझ में आएगा, प्लैनेट समझ में आ जाएगा। दूसरा है उपग्रह। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी कहने का मतलब है, ये क्या है? सन है, इसके ऊपर क्या है? प्लैनेट है, और प्लैनेट के ऊपर क्या है? ये आपका उपग्रह है। समझ गया? अब ये जो आपका है, ये इसके ऊपर चक्कर लगा रहा है, प्लैनेट किसके ऊपर चक्कर लगा रहा है? सन के ऊपर चक्कर लगा रहा है। तो इस तरह से, तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल, आपके एनसीईआरटी में है, सोल सूर्य देवता को कहा जाता है, जिसका अर्थ सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। अब ये जो रोमन यानी कहने का मतलब क्या है? ग्रीक कहानी है, सोल है। सोल सूर्य देवता से संबंधित है, और सौर शब्द से ही सूर्य उत्पत्ति हुई है, यानी सौर शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। समझ गए? लेकिन इसमें क्या है? रोमन में क्या है? सोल है। इसको याद रखिएगा, रोमन में क्या है? सोल है। लेकिन सूर्य जो है सौर शब्द से बना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? आवाज ठीक जा रही है? इसलिए सूर्य के परिवार को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। यानी हम एक लाइन में कहें कि सोलर सिस्टम में कौन कौन से होते हैं? सूर्य होता है, ग्रह होता है, उपग्रह होता है, उसके चारों तरफ जो तारों का समूह होता है, सारे होता है। ये क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? अब आया आकाश गंगा। हमने पिक्चर को देखा, अभी पिक्चर को क्या देखा?
ऊपर क्या था? ब्रह्मांड था, यूनिवर्स था। उसके नीचे क्या था? उसके नीचे क्या था? गैलेक्सी था। गैलेक्सी के नीचे क्या था? सोलर सिस्टम था। और सोलर सिस्टम के नीचे क्या था? अर्थ था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। सोलर सिस्टम के नीचे देख रहे हैं यूनिवर्स है, उसके बाद गैलेक्सी है, गैलेक्सी के नीचे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के नीचे अर्थ है। ये आपको सिस्टम हाइट की याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पृथ्वी, अब हम पृथ्वी पर समझेंगे कि पृथ्वी कितना दूर, किसको कहेंगे पृथ्वी। तो पृथ्वी, मान लिया कि ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर हम लोग हैं। मान लिया कि ये इक्वेटर है, इसको हम मान लिए कि यहाँ पर हम लोग हैं। इसके ऊपर हम जाएंगे तो ये क्या होता है? वायुमंडल होता है। ओके, ऊपर जाते हैं तो होता है ना, एटमॉस्फेयर होता है ना, जिसको हम कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण में सभी चीज, सभी कंपोनेंट होता है। कौन कौन होता है? वायुमंडल होता है, स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है और जैव मंडल होता है। तो हमने ये एक मोटा मोटी कह दिया कि यहाँ पर पृथ्वी, पृथ्वी का दायरा हम कितना दूर सीमित करेंगे। तो पृथ्वी का दायरा मान लिया कि यहाँ पर है, इसके सराउंडिंग क्या है? पर्यावरण है। अब पृथ्वी के नीचे जो जाएगा, नीचे भी पर्यावरण है। नीचे आपका गर्भ है। गर्भ कहने का मतलब क्या है? पृथ्वी, सॉरी, ये क्या है? इसको एक बार मिटा दें। ये मान लिया कि ये आपकी पृथ्वी है, ये। अब यहाँ से ऊपर हम जाएंगे तो इसको हम समझ रहे हैं वायुमंडल, समझ रहे हैं वायुमंडल, या दूसरे अर्थों में हम समझे तो इन्वायरमेंट हम इसको कहेंगे। अब नीचे जाएंगे तो नीचे पृथ्वी की, ये क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी की क्या है? आंतरिक संरचना। ये क्या है? आंतरिक संरचना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी आपकी पृथ्वी किस किस चीज से बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं। समझ गया? तो ये जो बना हुआ है, इस पूरे जो एरिया है, ऊपर के एरिया हो या नीचे का एरिया हो, ये क्या कहलाती है? आपकी एक पृथ्वी कहलाती है, अर्थ कहलाती है। समझ गया? और जिस पर हम खड़ी हैं वो कहलाती है स्थल मंडल। क्लियर? समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके ऊपर, ये हम समझ गए, सोलर सिस्टम को हमने समझ लिया। उसके बाद हम गैलेक्सी को समझे। क्लियर? गैलेक्सी जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं गैलेक्सी से। अब गैलेक्सी है क्या? गैलेक्सी इतना जान लीजिए कि ये आपके सोलर सिस्टम से ऊपर वाले लेयर में रहेंगे। ऊपर वाले लेयर में रहेंगे तो वहां तो क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन गैस की मात्रा बढ़ती चली जाती है, जानते ही हैं। तो आइए यहाँ पर, तारों वाले या खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सफेद चौड़ी पट्टी एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है। यह लाखों तारों के समूह है। हम अभी बोले कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती जाती है, और हाइड्रोजन का ही रूप क्या है? तारा। क्लियर? अब कहते हैं कि आकाशगंगा क्या है? एक फैली हुई उजला रंग की पट्टी है, चौड़ी पट्टी है। ये क्या है? संघनित, जिसको हम निहारिका कहते हैं। पढ़ना था लेकिन उतना नहीं पढ़ाए। ये जो संघनित हाइड्रोजन है उजला रंग की, ये क्या संघनित हो जाती है, एक चौड़ी पट्टी नुमा लिए हुए ये निर्माण करती है। ये क्या है? लाखों तारों का समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। क्लियर? क्लियर? मान लिया कि ये आपका क्या है? एक सिस्टम है, जिसमें हम आपकी गैलेक्सी की बात करते हैं। इस सिस्टम में हम गैलेक्सी की बात करते हैं। ये क्या है? पूरा सिस्टम है। सिस्टम में हम गैलेक्सी की बात करते हैं। तो गैलेक्सी की बात जब हम करेंगे, गैलेक्सी की बात जब हम करेंगे, तो ये जो आपका
एक गैलेक्सी होगा, ये इस तरह सा होगा, और ये क्या है, वाइट रंग का है, ये क्या है, वाइट कलर का है, और ये लाखों तारों का समूह है। क्लियर? ये क्या है, लाखों तारों का समूह है। क्लियर? ये कलर नहीं चल रहा है, अच्छा एक मिनट, हाँ ब्लैक से। मान लिया कि ये आपका एक सिस्टम है, सिस्टम में गैलेक्सी है, सिस्टम में गैलेक्सी है। सिस्टम कहने का मतलब क्या है, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, अर्थ रहेगा, सोलर सिस्टम रहेगा, गैलेक्सी रहेगा, यूनिवर्स रहेगा, उस सिस्टम में हम गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। तो ये गैलेक्सी है क्या, गैलेक्सी एक चौड़ी नुमा पट्टी है, ये फैली हुई लाखों तारों का समूह है, और जो उजला रंग के दिखाई देती है, कितना, व्हाइट, व्हाइट रंग के दिखाई देती है, इसमें है कि नहीं, मिल्क वे गैलेक्सी कहा जाता है उसको। हमारा हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है, हमारा सोलर सिस्टम इस आकाश गंगा का एक भाग है ना। क्लियर हो रहा है ना पिक्चर से? चलिए, जिनका नहीं क्लियर होगा वो मैसेज करेंगे, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले बोलेंगे। आज बफरिंग नहीं ना है? कोई मैसेज नहीं करता है, सोनू को करो ना, वो तो देख रहा होगा। चलिए, इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या कर, सॉरी, जो आकाश गंगा है वो मिलकर के क्या कहलाती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। क्लियर? अब किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा कि कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। पृथ्वी, सोलर सिस्टम, उसके बाद गैलेक्सी, उसके बाद क्या है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। क्लियर? अब आइए एक एक कर करके इसको चले, आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एक करके है, एक एक करके है। सौर मंडल, सौर मंडल में हमने पढ़ा है कि सूर्य, ग्रह और उपग्रह, और इसके इर्द गिर्द जो और तारे हैं उसके समूह को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल। अब यहाँ पर पढ़िए, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह को हम क्या कहेंगे, एस्ट्रॉयड, एवं उल्कापिंड, उल्कापिंड को हम क्या कहेंगे, मेट्रॉयड्स, मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। क्लियर? क्लियर? कहने का मतलब हुआ कहने का मतलब हुआ कि जो आपका है सोलर सिस्टम में, सॉरी, सोलर सिस्टम में जो होगा आपके क्या क्या रहेंगे, आपके जो सन है, सन एक तारा है, उसके बाद क्या है, प्लेनेट्स है, प्लेनेट्स है, प्लेनेट्स कितना है, 8 है, उसके बाद क्या है, सैटेलाइट है, उपग्रह है, सैटेलाइट है, उसके बाद क्या है, अन्य खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज में क्या आ जाएगा, जैसे आपके एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह से भी एक क्वेश्चन रहता है, क्षुद्र ग्रह किनके किनके बीच रहता है, मार्स और बृहस्पति के बीच में रहता है, समझ गया। चलिए आइए, तो इस सौर मंडल का निर्माण करते हैं। क्लियर? ये सब तो याद रहवे करेगा, रट्टू रट्टू वाला सारा चीज याद रहेगा, लेकिन वहीं पर थोड़ा सा अंदर से दे देगा तो दिक्कत आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। हम तो जान ही रहे हैं कि सारा पढ़ा हुआ है आप लोग का, लेकिन ठीक है, जब तक आप सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। हमने इस पिक्चर को ड्रॉ किया है,
समझाने के लिए। कैसे इसकी अवस्थिति होती है, कैसे इसकी अवस्थिति होती है। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी पृथ्वी है, इसके बाद क्या रहेगा, सॉरी, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद आपका क्या रहेगा, बुध रहेगा, बुध के बाद शुक्र रहेगा। एक पिक्चर ऐसा दिया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, ये समझ जाइए, एक एक करके ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद क्या रहेगा, मंगल रहेगा, समझ गया। मंगल के बाद आपको रहेगा, ये एस्ट्रॉयड बीच में रहेगा, एस्ट्रॉयड के बाद बृहस्पति रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, शनि रहेगा, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद यूरेनस अरुण, और उसके बाद नेपच्यून वरुण, उसके बाद प्लूटो। प्लूटो को हटा दिया गया, स्थान खत्म कर दिया गया 2006 में, समझ गए। लेकिन ये आपका एनसीईआरटी बुक पुराना है तो ये पिक्चर रहता है, लेकिन इसकी अवस्थिति नहीं है। आइए अब हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सौर मंडल में सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य से जहां जहां क्वेश्चन आते हैं उस चीज को समझेंगे। आइए, सूर्य कहता है कि सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा, प्रकाश और उष्मा दोनों देता है, समझ गए, हीट और लाइट दोनों देता है, तभी तो गर्मी लग रहा है। वेरी गुड। गर्मी लगने का कारण क्या है, गर्मी लगने का कारण क्या है, अल्ट्रावायलेट रे, इसका तरंग बहुत ज्यादा होता है। चलिए आइए, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में है, और उसको एनसीईआरटी तत्व को ही याद रखना। आपके लुसेंट में क्या है, अदर क्या है, उसको नहीं देखना है, आपको एनसीईआरटी जो बोलता है उसी को आपको ध्यान में रखना है, और उसी के तत्व को आपको याद रखना है, जैसे भी आप याद रखिए। सूर्य के सबसे ज्यादा निकट तारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, सबसे निकट तारा है। क्लियर। प्रकाश की गति लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, यानी 3 लाख मिनट किलोमीटर प्रति, क्या, अरे प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इसको मीटर पर सेकंड डालेंगे, 3 गुनी 10⁸ होगा ना, ये 5 था तो 8 हो जाएगा ना। आपको एनसीईआरटी बोला है ऐसे, देखिए हम जान रहे हैं एनसीईआरटी को हमने नहीं बदला है भाई। 1 मिनट, अरे रोको ना भाई, ये क्या होगा, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वो कितना था, 3 गुने 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड था, है ना। तो इसको बदल करके 8 कर दिए, तब तो समझ में आ जाएगा। आपका स्कीमा ये बना हुआ है, ये बना हुआ है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपकी स्कीमा ये भी बनाना है, समझ गया, क्लियर। कोई गलत नहीं है, पढ़ने की बात है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, लेकिन 8 मिनट 19 सेकेंड दिया हुआ है, लेकिन सब जगह परीक्षा में क्या आता है,
20 सेकंड आता है, 8 मिनट 20 सेकंड आता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ? 8 मिनट 19 सेकंड दिया हुआ है। उसी को याद रखेंगे। क्लियर? क्या कोई दिक्कत है? चलिए, ये क्या है? ग्रह है। ये क्या है? ग्रह है, प्लेनेट है। प्लेनेट हम समझेंगे, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अब ये आपकी एनसीईआरटी है, ऐसे क्या है? 7। समझे? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी को रखे हुए हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य के दूरी से अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं? फिक्स घूमते रहते हैं, एक दूसरे के सर्किल में नहीं जाते हैं। प्लेटो का क्या काम था? प्लेटो को इसलिए हटा दिया गया है कि कभी कभी ये क्या करता था, एक दूसरे के बीच में अतिक्रमण कर देता था। 8 प्लेटो को हटा दिया गया, 9वां ग्रह, सॉरी सॉरी, हाँ, तो प्लूटो को हटा दिया गया है। चलिए, तो ये क्या हुआ? 8 ग्रह है, जोड़िए ना। बुध एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ये 9वां ग्रह था, उसको 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया। प्लूटो को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसका क्या काम था? ग्रह का काम है कि अपने फिक्स पथ पर घूमना, लेकिन प्लेटो का क्या काम था? दूसरे में क्या कर देता था? अतिक्रमण कर देता था। इसलिए इसको ग्रह का वैल्यू यानी ग्रह की उपमा नहीं दी गई, इसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। समझ गया? सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। चलिए आगे। आइए, अब ये जो चक्कर लगाता है, ये आपका जो चक्कर लगाता है, मान लिया ये सूर्य है, ये बुध है, उसके बाद ये क्या है? बुध के बाद क्या है? पृथ्वी है, शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल है, मंगल के बाद क्या है? बृहस्पति के बीच में क्या है? एस्ट्रॉयड है। ये आप याद रखिए, एकदम से मुंह पर याद रखिए, ये यहाँ से कहूँ ना कहूँ क्वेश्चन रहेंगे, तो आप हाँ हाँ आता है ना, तो ये आपका क्वेश्चन में करवाएंगे। लेकिन अभी याद रखिए कि ये आपका क्या है? सन है, सन के बाद क्या है? मरकरी है, मरकरी के बाद क्या है? शुक्र है, वीनस है, शुक्र है, शुक्र है, वीनस है, उसके बाद क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है ना जी। तब तो ये क्या है? ये आपका वेनस है, उसके बाद पृथ्वी है, अर्थ है, उसके बाद क्या है? ये आपका एस्ट्रॉयड है, उसके बाद क्या है? सॉरी, एक मिनट, एक मिनट बोलिए, एक मिनट बोलिए नहीं, एक मिनट रुकिए ना। ये लेखा है ना राजे। चलिए, यहाँ हमने देखा सन, स्थिर से बोलिएगा। ये आपका क्या है? मरकरी, बुध है, उसके बाद क्या है? वीनस है, उसके बाद क्या है? अर्थ है, इसके बाद क्या है? मार्स है, इसके बाद क्या है? एस्ट्रॉयड है, ये आपका क्या है? एस्ट्रॉयड है, इसके बाद क्या है? बृहस्पति, जुपिटर है, उसके बाद क्या है? शनि है, सैटर्न है, उसके बाद क्या है? यूरेनस है, उसके बाद क्या है? नेपच्यून है। इस तरह से आप याद रखिएगा। ये सन, ये क्या है? भेम, यही सन है, इधर भेम है, बीच में जे है। समझ गया? समझ गया? क्लियर?
जैसे याद रखना, जैसे याद रखें। ये यदि याद रखते हैं तो बैतरणी नदी 1 नंबर पा लेते हैं। इसका नहीं हो रहा है। इसमें भी इतना अच्छा से पूजा किए कि शुरू में टेक्निक डेवलप नहीं होता है। बहुत सारा एक बार लाइबिलिटी आ जाता है ना, तो टेंशन क्रिएट हो जाता है, समझे। एक काम थोड़ी है। अच्छा, मिठाई नहीं खिलाए थे तब? तो वो रहेगी तब ना। वो गायब रहेगी तो कहाँ से मिठाई मिल जाएगी। तो पूजा करेंगे तब ना, पहले मिठाई खिला देंगे तब भगवान जी। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, चलिए नेक्स्ट हो गया ना। अच्छा हाँ, आइए, ये क्या है जो घूमती है, ये बता रहे थे। ये जो घूमती है एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। दीर्घ वृत्ताकार कहने का पथ कहने का मतलब क्या है? एलिप्टिकल, गोलाकार नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट कहने का मतलब है कि अपने जो वृत्तीय आकार है, ये जो डिस्टेंस मेंटेन करती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे वो अपना अपना इलोंगेटेड पथ कायम रखती है। ये नहीं कि किसी का छोटा है तो किसी का बड़ा है, दूरी के अनुसार ये क्या है, मेंटेन है पथ, समझ गए। इसीलिए इसको हम कहते हैं इलोंगेटेड, दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा ऑर्बिट कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ऐसे भी बुध सबसे गर्म ग्रह है, नजदीक रहने के कारण गर्म ग्रह है। यहाँ की वायुमंडल नहीं होती है, जितना जल्दी दिन भर में गर्म होती है उतना ही ज्यादा ठंडी हो जाती है रात में। तो बुध का अपना कैरेक्टर है। आइए देखेंगे। ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। क्लियर। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन और रोटेशन हम बताएंगे। रेवोल्यूशन करने का मतलब क्या है? कहता है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी क्या करती है? गति लगाती है, यानी घूमती है। यानी ये सन है, ये क्या है? ये क्या है? पृथ्वी है। ये चारों तरफ, इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? परिक्रमा, रेवोल्यूशन, परिक्रमा। आप मंदिर के चारों तरफ जो घूमते हैं, ये क्या होता है? परिक्रमा होता है। और अपने चारों तरफ जब घूमते हैं उसको हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण, रोटेशन, समझ गया। घूर्णन, समझ गया। कभी भी गलत नहीं करेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसको हम क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। आप नहीं याद होता है तो आप ऐसे याद रखिए कि आप जाती हैं मंदिर तो चारों तरफ आप घूमती हैं, तो ये क्या होती है? परिक्रमा होती है। समझ गया, परिक्रमा होती है। आइए, पृथ्वी का अक्ष, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है? 2003 यूवी 313 सीरस। पृथ्वी का अक्ष, खगोलीय पिंड सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। खगोलीय पिंड में बताया है, यानी पृथ्वी के अक्ष, खगोलीय पिंड क्या क्या है? सीरस है, और प्लूटो बौने ग्रह है। प्लूटो का दूसरा नाम क्या है? बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट। क्लियर। ये आपको पूछेगा 2003 यूवी 313 और सीरस, ये क्या है? खगोलीय पिंड है। हम उसको क्लीन ऑल नहीं कर रहे हैं, ये चला जाएगा पीडीएफ, नहीं भी उतारिएगा तो पीडीएफ चला जाएगा। और जो मोबाइल नंबर नहीं दिए हैं तो उनके यहाँ तो नहीं जाएगा, मुन्ना जी के यहाँ तो नहीं जाएगा, तो ये अपना उतारने में लगे रहते हैं। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। हर एक जो ग्रह है सूर्य के चारों तरफ क्या करेगा? परिभ्रमण ही करेगा। समझ गए? समझ गए बात को?
शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं। कौन कौन? एक मिनट। शुक्र और यूरेनस। शुक्र कहने का मतलब क्या हुआ? वेनस और यूरेनस। यहाँ पर यूरेनस का अर्थ क्या हुआ? अरुण। समझ गया? ये क्या हुआ? शुक्र। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों मिला दिया है टाइप में। समझ गए? इसको हम कहेंगे अरुण। अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून। समझ गए? को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी के यहाँ से स्टार्ट करें। हाँ, इससे इसमें है क्या? इसमें कह रहा है कि जितने सारे ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में लगाते हैं। एक कक्षा ऑर्बिट कहलाते हैं। जो दीर्घ वृत्ताकार जो है कक्षा है जिसमें लगाते हैं चक्कर, यह क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट कहलाते हैं। चलिए, सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। क्लियर? ग्रह का अपने अक्ष पर घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। यानी पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। कहने का अर्थ इतना ही हुआ कि सूर्य जो है ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करते रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसे हम क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। लेकिन सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी यदि घूमती है तो इसे हम क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। यानी दो यहाँ शब्द आता है, एक परिभ्रमण आता है, एक आपको परिभ्रमण आता है और एक आपको परिक्रमण आता है। एक आपको परिभ्रमण आता है जिसको हम कहते हैं, परिभ्रमण को हम कहते हैं रोटेशन कहते हैं, और परिक्रमण को हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर? आपको परिभ्रमण का दूसरा नाम है क्या है? घूर्णन है। दूसरा नाम क्या है? घूर्णन है। ये आपको कंफ्यूज करके बीपीएससी में देगा क्वेश्चन, तो आप इंग्लिश से देख लीजिएगा। रोटेशन को ही हम परिभ्रमण कहते हैं और घूर्णन कहते हैं, और रिवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण में क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और पृथ्वी खुद अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। आइए, ये प्लूटो को हम क्या कहेंगे? बौने ग्रह कहेंगे। क्लियर? यहाँ पर डिस्कशन हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था, तो इतना हम जाने कि सूर्य
शुक्र और यूरेनस को छोड़ करके सभी ग्रह क्या होता है, जैसे पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ क्या घूमती है, पूरब से पश्चिम, तो उसका जो ग्रह होगा पश्चिम से पूरब की ओर घूरेगा। तो ग्रह तो सब घूम रहा है कैसे, पश्चिम से पूरब की ओर, लेकिन शुक्र और यूरेनस क्या कैसे घूमेगा, ये हमेशा घूमेगा आपको ईस्ट ईस्ट से वेस्ट की ओर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए बुध, बुध ग्रह सौर मंडल का 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन। ये आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये हम क्वेश्चन में डाले हैं, ध्यान से आप रखिएगा, टेंशन में निगेटिव मार्किंग नहीं कीजिएगा। जब हम इसको पढ़ाएंगे आपके क्वेश्चन देंगे तो वहां पर आप निगेटिव मार्किंग नहीं कीजिएगा, पहले ही हम आपको क्या कर दिए, इंडिकेट कर दिए, आप अटेंशन में रहें। क्वेश्चन आउट, क्वेश्चन आउट नहीं है, हम पहले अटेंशन कर दिए कि निगेटिव आप ना करें, बढ़िया से पढ़ें, यहाँ पर अटेंशन पैदा कर देंगे तब ना आगे ठीक होगा। मोरल हमेशा देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट क्यों हर एक समय जीत जाता था, अब युद्ध करने जाता था तो अपने जो सैनिक है उसको इतना रात भर में बूस्ट अप कर देता था, इतना बूस्ट अप कर देता था कि खाता पीता नहीं था तब पर भी एनर्जी लिए हुए रहता था। तो मोटिवेशन तो सबसे बड़ा चीज है ना, तो आप भी उसी तरह से, आप लोग भी उसी तरह से इतना बूस्ट अप कर देंगे, इतना बूस्ट अप कर देंगे, फिर टॉपर हो जाइएगा। इसलिए पहला ही हम आगाह कर दे रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपके हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव ही सबसे बड़ा है। जिसका निगेटिव नहीं हो रहा है समझिए कि वो बहुत अच्छा जंग जीते जा रहे हैं। पहले कमांड करें निगेटिव नहीं होने पे। मान लिया कि आपने 10 बनाया, 10 में एक भी निगेटिव नहीं है, और कोई बनाया 20 और उसमें 10 नंबर लाया, तो आप सबसे बढ़िया है, वो बढ़िया नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। आइए, इसका परिक्रमण काल कितना, 88 दिन है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, सही बात है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, बेचारा ऐसे अकेले थकेले रहता है। हाँ, वो तो जान ही रहे हैं, दोगों के पास नहीं है। आइए, हम सब जान रहे हैं कि आप लोग याद है, रटे हुए हैं, लेकिन इतना पढ़ाने से क्या फायदा है, नहीं ना फायदा जी, फायदा है। सिस्टम, मेन बात है कि सिस्टम में जा रहे हैं, सिस्टम में जाना सबसे बड़ा चीज है। जानता तो है स्टूडेंट हर एक चीज, बहुत सा कहता है डिस्कशन कर लेंगे हो जाएगा, अरे डिस्कशन, हमको तो लग रहा है जो ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं बहुत कम पढ़ा रहे हैं, उसको तह तक और जाने के लिए पढ़ाना चाहिए, लेकिन टाइम ही नहीं है, इसलिए तो स्लाइड तैयार किया गया। और स्लाइड पर थोड़ा दिक्कत भी हो जाता है हमको, क्योंकि हम डायरेक्ट फेस टू फेस बोलते हैं ना, स्लाइड पर एक एक अक्षर ऐसे ऐसे करके पढ़ाना पड़ता है, ये भी दिक्कत का, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जो सुंदर है वो समझ जाए कि शुक्र है, समझ गए, जो सुंदर नहीं, भगवान देखिए हर एक को सुंदर करके भेजा है, दिमाग से या ऊपर से। हाँ हाँ, सुंदरता देखने वाले के आंखों में है। अच्छा चलिए, सबसे बड़ा सुंदरता है इंटेलिजेंसी। आइए, शुक्र वेनस पृथ्वी का सबसे निकटतम और सबसे गर्म ग्रह है। अब सबसे निकटतम कहने का मतलब नहीं कि बुध के पहले होगा, ऐसा बात नहीं है। हाँ, यही तो बात, वो सूर्य का ही पृथ्वी का है, तो कहने का मतलब कि निकटतम का मतलब नहीं कि बुध के पहले हो जाएगा। ये पृथ्वी से क्या है, शुक्र क्या है, निकटतम है और सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह का कारण अलग है, इसका, इसके गर्म ग्रह का कारण अलग है, बुध का गर्म ग्रह का कारण अलग है, क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है, तो वहां क्या होता है, जितना हाईली टेम्परेचर होता है बुध में, उतना ही रात में ठंडा हो जाता है, उसका वायुमंडल नहीं होता है, समझे। अब समझिए इसको, ये क्या लिख रहा है, वेनस प्लेनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम से दिया गया है, समझ गया। ग्रीक की जो देवी है, रोमन देवी है, उसके नाम से लिया गया है, प्रेम और सुंदरता की देवी है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के सके के 2 बार हो गया, रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, यानी चंद्रमा के बाद कोई चमकीला ग्रह है तो क्या है, रात में चमकता है तो शुक्र। ऐसे भी सुंदर लोग बहुत चमकते हैं, समझ गया।
अच्छा, आप देखे थे, खींचे थे फोटो? इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन आप जानते हैं, जुड़वा बहन, क्योंकि वेनस प्लेनेट का द्रव्यमान आकार किस लिए कहा जाता है? यानी जो आपका साइज है और मास है, दोनों क्या है, वेट है, पृथ्वी के आकार के लगभग है, लगभग है, लगभग है, अप्रोक्स है। देखिए टाइप हो जाता है जो कम समझते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है, जैसे बुध का नहीं है वैसे। क्लियर हो गया? बुध और नहीं है। आइए, शुक्र ग्रह का भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं। ये सब तो याद है दम से, भोर का तारा, सांझ का तारा, शुक्र ग्रह पूरा दम से याद है। पृथ्वी आइए, याद है तो वहां गड़बड़ मत कीजिएगा। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सही बात है, तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा ग्रह है, तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास, पोल के पास थोड़ी चपटी हो जाती है। यही कारण है कि इसके आकार भूआब, जुआइड कहा जाता है। भूआब का दूसरा नाम, जुआइड का दूसरा नाम क्या है? धराई किए है, धराई किए। भूआब, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। जुआइड का दूसरा, जुआइड का नाम क्या है? धराई किए, यह भूआब। बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार कह रहा है कि पोल पर जाते हैं तो क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे चपटा हो जाता है, ऐसे चपटा हो जाता है, बस समझे? क्लियर? पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ये तो जानते हैं, इकलौता है चंद्रमा। चंद्रमा, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 पानी से ढकी होती है, इसलिए नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ये नीला किस लिए दिखाई पड़ता है साइंस में? नीला इसलिए दिखाई पड़ता है, स्कैटरिंग के कारण दिखाई पड़ता है, समझ गए? ऊपर में भी, ऊपर से भी ऐसे ही होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में कितना लगाता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 4.9 सेकेंड का समय लेती है। ये याद रखे रहिएगा, 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकेंड ये रोटेशन करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी होती है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। अब आपके क्वेश्चन आता है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या होता है? दिन और रात होता है। लेकिन जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है तब क्या होता है? तो मौसम का चेंज होता है। और ये जो अक्ष पर लंबवत होती है कितना होता है? 23.5 डिग्री होती है। 23.5 डिग्री झुकी होती है ना, ऐसे होती है। तो ये इसमें क्या होता है? मौसम होता है। और इसमें क्या होता है? दिन और रात होता है। क्लियर? ये आपके क्वेश्चन रहते हैं और आप इसको याद रखिएगा। दिन और रात किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण होता है। और मौसम बदलते हैं परिभ्रमण गति यानी रेवोल्यूशन के कारण। क्लियर? क्या सोच रही है शोभा? यहीं पर गड़बड़ होगा? जहां पे गड़बड़ होगा वो भी हम बता रहे दे रहे हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। जल्दी जल्दी में आप मारिएगा। ओ, आ रहा है। रोटेशन, रिवोल्यूशन, परिक्रमण, परिभ्रमण, कौची था? घूर्णन तो रहबे नहीं करेगा, तब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। परिक्रमण, परिभ्रमण यही रहेगा।
सब वहां पर आते रहेगा, ऐसा नहीं है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहता है, लेकिन गड़बड़ करके आने के भी उतना ही रहता है रेशियो। पानी सीढ़ी पर होगा, हाँ जाके लेके आओ। अब बोलना नहीं है, जा कर करके वहीं पर रखा रहता है। आइए, ये जो आपका है पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट। अभी कितना देखे थे, रोटेशन कितना में करेगा, 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। ये आपकी रोटेशन थी, लेकिन ये आपकी परिक्रमण रिवोल्यूशन है। 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में पूरा करते। इसको याद कर लेना मुंह पर। वहां पर भी 4.09 है, यहाँ पर क्या है 45.51 है, तो 4 है, वहां पर है 56, यहाँ पर क्या 48, 6 घंटा 48 मिनट है, 365 है। तो जैसे भी याद हो याद कर लेना। क्लियर। अब जो है पृथ्वी और सूर्य की अवस्थिति, कभी सूर्य पृथ्वी के नजदीक हो जाती है, कभी सूर्य से पृथ्वी दूर चली जाती है। नजदीक और दूर की स्थिति को हम क्या कहते हैं, पेरीहिलियन कहते हैं और अपहिलियन कहते हैं, यानी उपसौर और अपसौर। कैसे याद आप रखिएगा इसे, समझ गए। अब देखिए हम दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, पहले हम पिक्चर को देख लें। हो रहा है, कोई बफरिंग नहीं है। आइए आइए, अब हम, ये आपका 5 जनवरी 5 जनवरी है, ये 5 जनवरी है, हाँ जनवरी है ना, ये 5 जनवरी है, ये 5 जुलाई है, समझ गए। लेकिन ये 5 जनवरी या 5 जुलाई अप्रोक्स टाइम दिया है, 5 ही नहीं रहता है, समझे। ये आप समझिए जनवरी और जुलाई का। पहले समझेंगे पेरीहिलियन, पेरीहिलियन किसे कहेंगे और अपहिलियन किसे कहेंगे। पेरीहिलियन कहने का मतलब क्या है, ये आपका अर्थ है, ये सूर्य है। सूर्य जब पृथ्वी के नजदीक रहेगी तो क्या होगा, पेरी होगा। सूर्य जब पृथ्वी के नजदीक रहेगी तो ये क्या होगा, पेरीहिलियन रहेगा। और सूर्य जब पृथ्वी से दूर रहेगी तो अप मीन्स क्या है, ऊपर, दूरी, समझ रहे हैं। आप यदि इंग्लिश टर्म याद रखना चाहते हैं तो इंग्लिश टर्म रखें, हिंदी टर्म याद रखना चाहते हैं हिंदी टर्म रखें। तो इंग्लिश टर्म में हम देखते हैं, उसके बाद हिंदी टर्म में देखेंगे। अप हिलियन, अप मीन्स क्या होता है, दूर, ऊपर, अप मीन्स एपेहिलियन है, एपेहिलियन मीन्स दूर, समझ लीजिए। तो ये क्या है, पृथ्वी और सन क्या है, आपस में दूरी स्थिति बनाई हुई है। अब पेरी मीन्स क्या है, कि परिधि की ओर, यानी जा रहे हैं। तो ये सूर्य और पृथ्वी क्या है, नजदीक है। तो सूर्य और पृथ्वी जब नजदीक रहती है तो ये जनवरी के माह में रहती है, और पृथ्वी और सूर्य दूर रहती है तो ये जुलाई के माह में रहती है। क्लियर। जनवरी और जुलाई दो ही सेंस लेना है। पहले मंथ को हम याद रखेंगे, जनवरी और जुलाई, जे दोनों है। तो जनवरी में क्या रहेगा, सूर्य और पृथ्वी क्या रहेगा, नजदीक रहेगा। और जुलाई में क्या रहेगा, पृथ्वी और सूर्य दूर रहेगा। सूर्य, पृथ्वी और सूर्य दूर रहेगा तो उसको हम अपहेलियन कहेंगे, और पृथ्वी और सन क्या रहेगा, नजदीक रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, पेरियन। क्या हुआ, अरे वो दूसरा चीज है, ये हम पेरीहिलियन अपहेलियन का किस्सा बता रहे हैं, ये वो दूसरा चीज है। जब आपके उत्तरी उत्तरी ध्रुव पर चला जाता है पृथ्वी, ये जो मतलब ताप कटिबंध और दाब कटिबंध है, वो दूसरा चीज है। यहाँ पर हम समझाने के लिए बात बता रहे हैं, समझ गए। सूर्य, देखिए सूर्य वहीं पर रहती है, सूर्य वहीं पर रहती है, पृथ्वी घूमते रहती है। तो ऐसा केस आता है कि पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के नजदीक आ जाती है,
तो नजदीक आ जाती है तो पेरीहिलियन कहलाती है, और दूर चली जाती है तो अपहेलियन कहलाती है। समझ गए? अब आइए पीछे आइए, प्रीवियस वो चीज आइए कह रहा है पेरीहिलियन। पेरीहिलियन कहने का मतलब क्या है? परिधि। ये क्या है? उपस्वर। पेरीहिलियन को हिंदी में क्या कहेंगे? उपस्वर। अभी आपने देखा, पिक्चर में देखा, पेरीहिलियन कहाँ था? यहाँ पर था ना? आइए, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास है ना, बिल्कुल पास होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और पेरीलियन ये 3 जनवरी के आसपास होता है। इधर क्या था? जनवरी था ना, 5 जनवरी। वो 5 जनवरी एक एग्जाम्पल लिया है, 5 एग्जाम्पल लिया था ना उस समय। हम कहे ना कि 5 छोड़ दीजिएगा, लेकिन जनवरी और जुलाई याद रखिएगा। ये आप डेट याद रखना है। 3 जनवरी को क्या होता है? पेरीहिलियन होता है, उपसौर होता है। इसमें क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी नजदीक, यानी पृथ्वी के नजदीक सूर्य आ जाता है। इधर उधर नहीं, कंफ्यूजन है, इधर देखिए। आइए, अपसौर, अपहेलियन, अप, उप, पेरी, ये वाला तो याद रहेगा, नीचे वाला तो याद रहेगा। अपसौर, अपहेलियन। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम, अप मीन्स क्या कहे थे? ऊपर, दूर। तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर कहलाता है। और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई की होती है। 4 जुलाई की होती है। 4 जुलाई कहने का मतलब क्या है? अभी आने वाला है, आने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा? पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी। अब जो आपके माइंड में कंफ्यूजन एराइज हो रहा है उसको आप छोड़ दीजिए। ये दोनों को आपको कैसे याद रखना है? वो भी याद रहेगा, लेकिन ए और ए याद नहीं रहेगा। जहां कंफ्यूजन है वहां हम बैठे हुए हैं कि कहाँ स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है। पी से पास नहीं है। आप याद रखिए। पहला पहला कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा। ए लेखन दम से मारा अरे लिखने पर ध्यान दो, मोबाइल पर नहीं जाता है पीडीएफ? नहीं जाएगा, काहे नहीं जाएगा? काहे नहीं? रिचार्ज पैसा नहीं है? गलत जगह रिचार्ज करवा दें। चलिए पहले इसको समझिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा परीक्षा में। अब आता भी है। आप और आप याद हो गया। आप और आप क्या है? जुलाई में है। ये आप मीन्स दूर है। पृथ्वी और सूर्य क्या है? दूरी है। बस हो गया क्लियर। एक दूरी है तो क्या हो जाएगा? जुलाई। और नजदीक है तो क्या है? जनवरी है। तो एक याद हो गया तो दूसरा याद हो जाएगा ना। क्लियर? ऐसे ही याद होगा। और सोचिएगा कि बैठ के हम फुर्सत में याद रखें तो नहीं, पूछेंगे बाद में, पूछेंगे अभी नहीं पूछेंगे। आइए, मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। लाल का कहने का अर्थ क्या है? इसकी मिट्टी लौ ऑक्साइड की होती है। लौ ऑक्साइड, सॉरी, लौ ऑक्साइड की होती है, जिससे जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसी कारण लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कहते हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस, डिमोस, फोबोस और डिमोस कहते हैं। क्लियर? 2 उपग्रह होता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं था, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं था, पृथ्वी का 1 था, मंगल का 2 है। क्लियर? अच्छा, पृथ्वी बाद में। चलिए
हाँ वही देख रहे हैं कि बीच में पृथ्वी नहीं दी है, जो देख रहे थे। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आइए, जुपिटर, बृहस्पति, मंगल और मार्स और जुपिटर के बीच में बार बार हम बता रहे हैं, जुपिटर के बीच में क्या रहता है? एस्ट्रॉयड रहता है। जुपिटर क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड। क्षुद्र ग्रह जो होता है एक क्या होता है? रॉक होता है, पत्थर होता है। आइए, बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन है? बुध है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में क्या करता है? अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण रूप से कर लेता है। बृहस्पति ग्रह में 67 उपग्रह है। ये जो यह करता है, क्या करता है? परिक्रमा करता है। और कितना उपग्रह है वो आपको याद रखना है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, तो ज्यादा हो गया तो ज्यादा नहीं पूछेगा ना, यही है ना। तो ज्यादा हो गया तो नहीं ना पूछेगा, एनसीईआरटी से पूछेगा ना। आपको जो अप टू डेट हुआ है वो नहीं पूछेगा। नहीं तो क्यों हमें अलग से हट करके नहीं हम पढ़ा देते हैं? क्यों एनसीईआरटी बेस्ड लेकर करके इसको स्लाइड बना करके पढ़ा रहे हैं? क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन रहेंगे, यही मिलाना रहेगा। तो अब ज्यादा भी रट लीजिएगा तो वहां ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो क्या कीजिएगा? दिक्कत है ना। और आप कह दीजिएगा कि वो क्वेश्चन गलत सेट किया है, अब वहां पर रोड पर हुर्रे हुर्रे होगा, क्वेश्चन गलत सेट किया, गलत सेट किया। वो सोर्स देगा हम एनसीईआरटी लिए हैं, तब आप क्या कीजिएगा? समझ गए? तो यही तो दिक्कत है ना, स्टूडेंट तेज है तब पर भी नहीं हो पा रहा है, दिक्कत यही है ना। कहता है हम तेज हैं, हम बहुत बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो राइट नहीं ना पढ़े हैं। चलिए आइए, हम स्टैटिक में देंगे, अभी नहीं, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं ना, तो ये हम पढ़ाते चलेंगे। स्टैटिक में देंगे कि एनसीईआरटी में कितना है, वर्तमान में कितना है। क्लियर? शनि ग्रह, शनि ग्रह जो है अभी आप ही देखें, बृहस्पति का जो परिक्रमण है वो बहुत शॉर्ट में हो जाता है। चलिए, शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला देखे बृहस्पति है। इस ग्रह के चारों ओर ब्लैक रिंग है। रिंग कहाँ बनता है? शनि में बनता है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के 62 उपग्रह है, इसका भी बढ़ा हुआ है, समझे, लेकिन एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है। अरुण यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल चलिए हिंदी हर्शेल है, हर्शेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह। लेटा हुआ ग्रह क्यों कहा गया है? क्योंकि जो एंगल बनता है उसका 0 डिग्री बनता है, इसलिए 0 डिग्री बनेगा, ये प्लेन हो जाएगा ना। 0 डिग्री और 180 डिग्री में ही प्लेन होता है ना, तो ये क्या हुआ? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। क्लियर? वरुण, नेपच्यून ग्रह हमारे सौर मंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर ग्रह है। सबसे दूर ग्रह बेचारा तो वही है, उसके बाद तो खत्म कर दिया, प्लूटो को तो खत्म कर दिया। यह सबसे ठंडा ग्रह है। और नेपच्यून के ग्रह 14 उपग्रह हैं। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह। ये हमने अभी तक कितना देखा? 8 ग्रह के बारे में हमने पढ़ा, क्या है क्या नहीं है सबसे। अब इसमें आपके एनसीईआरटी में बहुत सारा चीज नहीं था,
किसकी डेंसिटी कम होती है, कौन पानी में तैरते रहता है, ये सब है ना क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन आपके रहेंगे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, समझिए। तो बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ना रहता है। चलिए आइए, उपग्रह पहले इसको पढ़ लें तो बाद में देंगे, नोट में देंगे ऑप्शन। उपग्रह सैटेलाइट। अब सैटेलाइट किसे कहते हैं, सॉरी आइए। उपग्रह कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। यानी सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहा है, कौन चक्कर लगा रहा है, तो ग्रह चक्कर लगा रहा है। ग्रह के चक्कर चारों तरफ कौन लगा रहा है, उपग्रह लगा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है, सूर्य का, पृथ्वी क्या, एक मिनट, पृथ्वी शांत, पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। आप लोग बीच में ना बोले, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत तेज हैं, लेकिन अगला जो तेज नहीं है उसको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो गलत बात है ना। ये क्या है, समझ गया, पृथ्वी भी किसी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सूर्य है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ लगा रही है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट, समझ गया। मानव निर्मित उपग्रह भारत में आर्यभट्ट नामक उपग्रह बनाए हैं। ये आप याद रखिएगा, याद है ही होगा। आर्यभट्ट नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। चंद्रमा द मून। हमारी पृथ्वी के पास केवल क्या है, एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना याद है, केवल 1/4 है। तो 1/4 याद रख ले रहिएगा, और ग्रेविटी भी याद रखे रहिएगा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,48,400 है, किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी के स्थित आकाशीय पिंड है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में क्या करते हैं, पूरा करता है। क्लियर, ये याद रखना है। वो नहीं पूछेगा, दूरी नहीं पूछेगा, क्योंकि दूरी किसी को याद नहीं रहता है। आपको पूछेगा ये चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितना दिन में लगाता है, मिलाने में रहेगा 27 दिन 7 घंटा और कितना 43 मिनट रहेगा। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई, ये डेट याद रखिएगा, 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर, यदि इसको अपना, देखिए ग्रह भी किससे लेता है, सूर्य से लेता है प्रकाश, और उपग्रह भी किससे लेता है, सूर्य से ही लेता है। चलिए आइए, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में, कौन, चंद्रमा पर से 1.25 सेकेंड, और पृथ्वी पर सूर्य से आने में कितना सेकंड लगेगा, 8 मिनट 19 सेकंड। इस प्रकाश को चांदनी मून लाइट कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये सब आपको याद होगा। क्षुद्र ग्रह, अभी तक आपने देखा तो सब याद है, टोटल चीज याद है। थोड़ा सा पेरीहिलियन अपहिलियन में दिक्कत होगा, बाकी सब याद होगा। अब अपहिलियन और पेरीहिलियन भी याद होगा ना। अप मीन्स दूर, यानी जुलाई में जाएगा, जुलाई में जब कब जाएगा, 4 जुलाई को जाएगा। तो ये आपका अब याद हो गया। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं उसमें दिक्कत आएगा,
एस्ट्रॉयड क्या है, मेट्रॉयड्स क्या है, मेट्योर क्या है, कॉमेट क्या है? हेलो, ज्यादा पढ़ते हैं तो ये भी तो कंफ्यूजन दूर करना है। यहाँ पर नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, बोर्डे पढ़ना है। चलिए आइए, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड, टीनी बड़ी, भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में, आपने देखा कि सूर्य है, उसके बाद देखा बुध है, उसके बाद देखा, हाँ, फिर आपने देखा मंगल, मंगल और बृहस्पति के बीच या क्या है क्या नहीं है, मंगल और बृहस्पति के बीच आपने क्या देखा, एस्ट्रॉयड को देखा। तो मान लिया कि ये चक्कर लगा रहा है सूर्य के चारों ओर, तो ये भी तो चक्कर सूर्य के चारों ही लगाएगा ना। यदि सूर्य के चारों ओर नहीं लगाएगा तो फेंका जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए ये अपने पथ पर ही क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। क्षुद्र ग्रह का भी कैरेक्टर है क्या, कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जब पाया जाता है तो ये आपके पिक्चर हम डाले हैं, देखिए, उसी को समझाने के लिए पिक्चर डाले हैं। सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ये बीच में सेरेस है, सेरेस अब बताए थे ना, सेरेस कहाँ पर रहता है, देख रहे हैं, सेरेस कहाँ पर रहता है, एस्ट्रॉयड का ही है ना, एस्ट्रॉयड का ही नाम है सेरेस, तो यहाँ पे सेरेस दे दिया है। उसके बाद क्या है, जुपिटर है, सैटर्न है। सैटर्न, अब देखिए ये पिक्चर हम दिए हैं, पिक्चर को ड्रा किए हैं, समझिए। आपका जो है सेरेस, एस्ट्रॉयड मंगल और जुपिटर के बीच में है, ये सैटर्न है, यानी शनि है, ये यूरेनस है। अब सैटर्न और यूरेनस के बीच कॉमेट्स होता है। कॉमेट्स मतलब क्या कहते हैं, कॉमेट्स करने का मतलब पुच्छल तारा, धूमकेतु, समझ गए, ये रहता है। उसके बाद क्या रहता है, नेपच्यून रहता है, और उसके बाद प्लूटो रहता है। और ये क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स है। ये क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे उल्कापिंड गिरते रहते हैं, लास्ट में उल्कापिंड गिरता है ना, बहुत सारे उल्कापिंड गिरते रहते हैं, उसी को हम क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, आपके एनसीईआरटी में। क्लियर। अब आइए एक एक करके पिक्चर में हमने दे दिया है, आपके पीडीएफ में जाएगा, आप उसे देखेंगे कि कहा। ये देखिए सन है, इसके बाद बुध है, पिक्चर में पीडीएफ में दिल रहेगा। उसके बाद वेनस है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद क्या है, मंगल है। मंगल और जुपिटर के बीच क्या है, एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह जो अभी बता रहे हैं। उसके बाद सैटर्न है, सैटर्न, सैटर्न और यूरेनस अरुण के बीच क्या रहता है, कॉमेट। कॉमेट कहने का मतलब क्या है, पुच्छल तारा, पुच्छल तारा, कॉमेट, धूमकेतु, पुच्छल तारा को ही धूमकेतु कहते हैं, कॉमेट। उसके बाद यूरेनस, से पूछेगा कॉमेट्स किसके किसके बीच रहता है, सैटर्न और यूरेनस के बीच रहता है। उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस के बाद नेपच्यून आया, नेपच्यून का प्लूटो, प्लूटो तो खत्म कर दिया गया, खत्म हो गया। यूरेनस और नेपच्यून के बाद एक बेल्ट होता है, जो क्या होता है, आपस में टकराता है, तारा आपस में टकराता है, टकराते हुए क्या होता है, वो टूटते हुए आता है, उसे हम कहते हैं उल्कास, मेट्योर कहते हैं। और जो बहुत बड़ा पिंड होता है जो गिर जाता है, गिर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेट्रॉइड्स कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। और जहां पर ये गिरने का क्षेत्र होता है, उसको हम कहते हैं क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। समझे, आगे हम आ रहे हैं तो देखेंगे। क्लियर, क्लियर, समझ गया। ये फिर जाएगा पीडीएफ, ऐसा बात नहीं कि नहीं जाएगा, यहीं पर आ जाएगा, जाएगा तो फिर समझिएगा। आइए, अब धीरे धीरे एस्ट्रॉयड को हमने समझ लिया, एस्ट्रॉयड किसके बीच है, क्या है, सारा चीज समझ लिया। अब हम मेट्रॉयड्स को समझेंगे, उल्का पिंड को समझेंगे।
ठीक हो रहा? कोई बफरिंग नहीं है आज, कोई बफरिंग नहीं है। कोई पूछा है, मैसेज देकर पूछा? चलिए आइए। अच्छा, मेट्रॉइड्स। सूर्य, मेट्रॉइड्स क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को, अब पत्थर कहने का मतलब पत्थर क्या ऊपर जाकर करके स्टोर हो जाता है। ये क्या होता है कि जैसे जैसे आपका धूल कण जमते जाता है एक पिंड का निर्माण करता है, समझे? आइए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण फ्रिक्शन होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। अब आप लोग कहते हैं, पिक्चर में देखते हैं तो कहते हैं टूटता हुआ तारा विष मांग लो, तो टूटता हुआ क्या देगा? टूटे ही कहेगा ना, कोई तो सही बात कहेगा नहीं, कहेगा हम मर रहे हैं तो तुम काला जिंदा रहोगे। तो ये सब बात गलत है। ये क्या होता है कि आपस में टकराता है, असंख्य जो है तारा एक दूसरे से टकराता है तो उसमें कुछ होता है कि वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ टूटते हुए दिखाई पड़ता है और कुछ इतने बड़े होते हैं कि टूटते हुए नीचे गिर जाते हैं और धंस जाते हैं। ये आप देखते होंगे किधर, इधर नहीं, भारत में नहीं, जो आपकी पोल पर है, ध्रुव पर है, या उसके आसपास है क्षेत्र, वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। अमेरिका वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है, समझिए। तो आइए, अब पुच्छल तारे। ये तो उल्का पिंड आप समझ गए ना, उल्का पिंड आप समझ गए। पुच्छल तारे, कॉमेट, कॉमेट के बारे में अभी बताया था, किसके किसके बीच होता है? सैटर्न और अरुण के बीच देखे थे अभी। आइए, कॉमेट्स, पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस। गैस में कौन रहेगा? हाइड्रोजन गैस। चट्टान हुआ, बर्फ हुआ, धूल हुआ और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य के तरफ, अब देखिए इसमें तीन, उछल तारा में तीन पार्ट होता है, एक हेड होता है। तो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे, उछल तारा के सिर सूर्य की तरफ होता है, यानी टेल कहाँ होता है? सूर्य की तरफ होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है। टेल, हेड, सॉरी, सही बोले, बोलते बोलते दिमाग भी। ये क्या है? हेड। हेड क्या होगा? सूर्य की तरफ होगा। और पूछ हमेशा क्या होगा? सूर्य से दूर होगा। मान लिया कि ये क्या है? सन है, और ये क्या है? कॉमेट है। ये क्या है? कॉमेट्स है, उछल तारा है। तो इसका जो हेड है वो आपके इसके है, और एक पूछ क्या है? बाद में। क्लियर? हल्ला ना कीजिए। पूछ हमेशा सूर्य से दूर होता है, बाहर की होता है, जो हमें चमकती दिखाई पड़ती है। समझ गया? क्लियर? तो आपका पूछेगा कि पुच्छल तारे का, पुच्छल तारे का जो हेड होता है किधर होता है? सूर्य की तरफ होता है। और टेल किधर होता है? पीछे होता है, यानी उल्टा होता है। आइए, क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट ही है, समझे? जिनको भी प्यास लगा है पानी पी ले, क्योंकि बोलते तो हम, प्यास तो लगता है आप लोग को। उधर बढ़ा दीजिए, बढ़ाइए उधर। आइए, यहाँ पर है कुडपर मेखला, क्यूपर बेल्ट, चलिए जो भी है। यह नेपच्यून के पार, क्यूपर बेल्ट देखे थे लास्ट में ना, नेपच्यून के पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार का, तस्तरी ऐसे था,
तस्तरी के आकार का तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है, सॉरी विशाल पट्टी है, इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। अब ये बार बार प्लूटो की बात कर रहा है, एनसीईआरटी में उस समय तक जिस समय छपा होगा उस समय होगा, लेकिन आप इतना जान लीजिए प्लूटो भी ये इसी बेल्ट में था। कौन बेल्ट में था? क्यूपर बेल्ट में था। ये क्यूपर, हाँ हाँ मतलब होगा भी, लेकिन उसको हटा दिया गया। वो थोड़ी है कि वहां पर से हटा करके किनारे कर दिया गया, वो तो है ही है, लेकिन उसको ग्रह नहीं माना, ग्रह नहीं माना, क्योंकि इसका कैरेक्टर ग्रह का नहीं मिल रहा था। सही आप बोले तो वो तो है ही होगा वहां पर। प्लूटो भी इसी मेखला में क्या है, स्थित है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया, क्या है क्या नहीं है, सारा चीज क्लियर हो गया। नहीं कुछ कुछ सोच रही होगी, पुच्छल तारे के बारे में सोच रही होगी। पुच्छल तारा, कॉमेट्स, समझे? इससे पहले मेट्रॉइड्स बताए थे। मेट्रॉइड्स उल्का पिंड, उल्का पिंड जो होता है वो घर्षण के कारण क्या होता है, बर्फ चट्टान क्या होता है, गिरता है, और आकर के पृथ्वी पर जो गिरता है उल्का पिंड होता है, और जो रास्ते में ही जल करके रह जाता है वो उल्कास्म होता है, मिट्योर होता है, उल्का होता है। समझे? आइए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझे। जिस तरह से आप पेरीहिलियन और अपहेलियन में आपको दिक्कत हो रहा था, पेरीहिलियन अपहेलियन में दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा, एकदम से आसान से। उसी तरह से एक दो बार उसको पढ़िएगा तो आसान से दिमाग में अट जाएगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है, यहाँ पर क्लियर हो जाता है, लेकिन जब परीक्षा आता है तो वहां पर गलती लग करके आ जाता है। सब लोग ब्रिलियंट होते हैं, सब लोग सब जानते हैं, लेकिन सब क्यों नहीं टॉपर कर जाते हैं? समझ गए? यही गड़बड़ होता है वहां पे। सबको लगता है हाँ हमने सही बनाया है। इवन की बस में बैठते हैं स्टूडेंट, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं कि हम सही किए हैं, हम सही किए हैं। जब किताब उलट करके देखते हैं तो लगता है कि वो मेरा ही गलती था। तो इवन ये कॉन्फिडेंस की बात है, ओवर कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, गलत रास्ते पे ले जाता है, और लो कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, गलत रास्ते पे ले जाता है। बीच का, लेकिन बीच का कहाँ आता है? चलिए आइए हम पिक्चर के द्वारा पहले हम समझते हैं। हमने लिखा है सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, तो सूर्य ग्रहण की अवस्थिति को हम देखेंगे तो पाएंगे कि क्या क्या होती है सूर्य ग्रहण में। और ये पिक्चर को यदि समझ लेंगे, आपकी स्कीमा बन जाएगी, तो आपका एक क्वेश्चन बीपीएससी का सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी में एक क्वेश्चन रहता ही है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से। सूर्य ग्रहण कहने का मतलब क्या है, ये सन है, ये अर्थ है, समझे? सन है और अर्थ है, तो कहने का मतलब है कौन किसके बीच आ जाता है। तीन ही पॉइंट होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में, तीन ही पॉइंट होता है, एक सन होता है, एक मून होता है, एक अर्थ होता है, और कौन किसके बीच आता है तो क्या ग्रहण लगता है। अब देखिए ये सूर्य ग्रहण है, ये सोलर इक्लिप्स है, तो कहने का मतलब सूर्य ग्रहण कहने का मतलब ये सन है और ये मून है और ये अर्थ है। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। जब चंद्रमा आ जाएगा तो क्या होगा? सूर्य पर रोशनी सॉरी पृथ्वी पर रोशनी आएगी? नहीं आएगी, तो ये क्या हो गया? सूर्य ग्रहण हो गया। यानी कहने का मतलब, सूर्य ग्रहण कहने का मतलब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ रही है, बीच में कौन पड़ रहा है? चंद्रमा पड़ रहा है, तो सूर्य ग्रहण में क्या होगा? चंद्रमा बीच में आ जाएगा। क्लियर? पृथ्वी तो अपने स्थिर है, क्योंकि छाया हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? चंद्रमा के कारण हो रहा है। और ये भी क्या है? स्थिर है, दोनों स्थिर है। इसमें उपग्रह क्या है? चंद्रमा है।
चंद्रमा घूमते घूमते दोनों के बीच आ जाती है तो ये क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। क्लियर, क्लियर हो गया। चंद्रमा बीच में आ गए हैं, हम दोनों के बीच में आप आ गए हैं, तो क्या हो जाएगा, दिखाई पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, जो आया ये क्या हुआ, किसको ग्रहण लगाया, सूर्य को ग्रहण लगाया, तो सूर्य ग्रहण हो गया। क्लियर। अब आइए दूसरा में, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की अवस्थिति देखते हैं तो इसकी भी अवस्थिति वैसी ही होगी, ऐसा है नहीं। हाँ, यहां पर भी अब क्या है, सूर्य तो अपने आप स्थिर रहेगा, दोनों के केस में सूर्य स्थिर रहेगा क्योंकि मुखिया है, पूरे सोलर का मुखिया है, तो सूर्य तो नहीं दौड़ेगा, मुखिया दौड़ता है नहीं ना, उसका नौकर चाकर दौड़ते रहता है। तब से समझिए सूर्य है, पृथ्वी क्या है, उसकी वाइफ है, अब बेटा क्या है, बीच में इधर उधर टपकते रहता है, मून क्या है, बेटा है। अब स्थिर, अब ये भी है ये भी है। अब देखिए क्या होगा, इसलिए एग्जाम्पल दिए कि बेटा ही इधर एंड इधर होगा ना, संतान है ना, इधर एंड इधर होता है। अब आपने अभी देखा सूर्य ग्रहण में क्या देखा, जो मून उसका बेटा है वो दोनों के बीच में आ गया, किसके किसके बीच में आ गया, अर्थ और सूर्य के बीच में आ गया, तो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण लग गया। अब क्या कर रहा है, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा को ग्रहण लगना, यानी चंद्रमा पर रोशनी नहीं आना, समझ गया। अब ये क्या है, ये बेचारा रूठ गया, ये क्या हुआ, ये मून बेचारा रूठ गया, कहा कि बाप रे हमको बहुत दौड़ाता है, सब इतना दौड़ाता है कि हम अब दोनों के बीच में रहबे न करेंगे। तो दोनों के बीच में ये क्या हुआ, निकल कर करके किनारे हो गया। अब ये चंद्र ग्रहण में क्या होगा, चंद्र ग्रहण में क्या होगा, सूर्य के बीच में, सूर्य तो मुखिया है तो जाएगा नहीं, पृथ्वी है, अब यहाँ से बेटा निकल करके किनारे हो गया। अब सूर्य के बीच में आ गई कौन, पृथ्वी आ गई, मून क्या हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जो मूनर इक्लिप्स होगा, चंद्र ग्रहण होगा, तो चंद्र ग्रहण में क्या हो जाएगा, SEM हो जाएगा, और सूर्य ग्रहण में क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण में क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण में क्या हो जाएगा, SME। यानी एम जो पार्ट है कभी निकल जाता है कभी आ जाता है, जब ज्यादा प्यार करता है तो सूर्य ग्रहण में बीच में आ जाता है मम्मी पापा के बीच में, और चंद्र ग्रहण में क्या करता है, बहुत दौड़ाता है तो किनारे निकल जाता है। क्लियर। आइए खत्म हो गया, अच्छा खत्म हो गया, तो इसके पीछे वाला देखेंगे ना। आइए, हाँ क्या मैम, तो बोल रही है कुछ। आइए, सूर्य ग्रहण युति ब्यूटी कहने का मतलब, अब देखिए सूर्य ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, युति कहते हैं, याद रखिएगा। युति, युति कब हो जाएगा, युति सूर्य ग्रहण में हो जाएगा ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ गया, चंद्रमा आ गया, दोनों बहुत प्यार कर लिया, बीच में चंद्रमा आ गया, तो सूर्य ग्रहण में क्या लगेगा, युति लगेगा। क्लियर। कहते हैं, मतलब युति उसको कहते हैं उस पोजीशन को, यह अमावस्या को होती है। अब सूर्य ग्रहण कब होगा, अमावस्या को होगा। क्लियर, ये भी याद रखना है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिससे सूर्य ग्रहण होता है, ये सब तो सब समझ गए। चंद्र ग्रहण इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, अब कहे तो हमरा बहुत दौड़ा दिया है तो हम नहीं जाएंगे, तो उधर किनारे हो जाता है, आ जाती है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ब्यूटी। ब्यूटी के मतलब उलट गया, उधर चला गया, युति मीन्स बीच में आ गया, ब्यूटी मीन्स उधर चला गया, ब्यूटी कहते हैं। यह पूर्णिमा को होता है, तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है, अमावस्या को होता है, और चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को होता है, ये कभी नहीं भुलाइएगा। पूजा गाल पर हाथ रखे हुए हैं, तो हाँ युति और ब्यूटी, आंख मूंद लीजिएगा तो बीपीएससी में नजर आ जाएगा कि मैडम बता रही थी जखने हम आंख मूंद लिए थे। यहाँ पर ध्यान रखिए, युति होगा कब, सूर्य ग्रहण में होगा, ब्यूटी कब होगा, चंद्र ग्रहण में होगा। यह पूर्णिमा को होती है, इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी ना, रूट करके चंद्रमा उधर चला गया, तो छाया किसका पड़ेगा, सूर्य का तो पड़ेगा नहीं, तो पृथ्वी का ही पड़ेगा ना चंद्रमा पर, तो वो हो गया ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स
शोक में है, वियोग में है, दूर है, वियोग में है, ब्यूटी। क्लियर? क्लियर हुआ? इस तरह से याद रखिएगा तो याद रहेगा, नहीं याद रखिएगा तो नहीं याद रहेगा। क्लियर? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्लियर? अशुभ कुछ नहीं मानते हैं, आपको अमावस्या पूर्णिमा को ही सारा काम सक्सेस होता है। रहा अमावस्या तो अमावस्या क्या, अमावस्या कहने का मतलब क्या हुआ, बस चंद्र सूर्य सूर्य सॉरी पुनिया, पुनिया कहने का मतलब पूरी रोशनी भरा हुआ रहता है। तो हमेशा समझता है रोशनी भरा हुआ चीज शुभ होता है, अमावस्या काला दिन रहता है, इस पर सोचता है अमावस्या खराब दिन होता है। ये नहीं नहीं, ये पुरानी अवधारणा नहीं, ये टाइड होता है। पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा दोनों, जो देखिए इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, समझ लीजिए। ये जो आपके क्या है, ब्रह्मांड, आकाश गंगा, सौर मंडल और पृथ्वी के चारों तरफ जो है पूरे एरिया, सारे क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं। समझ गया? जब ये ग्रेविटेशन में काम करते हैं तो ये सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी, ये जो स्थिति होती है किसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, जो स्ट्रांग पोजीशन होगा वो करेगा। यानी सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी को एक दूसरे में अट्रैक्ट करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में आ जाती है, यानी कहने का मतलब ये सन हो गया, ये आपके मून हो गया, ये आपके पृथ्वी हो गया, यानी तीनों एक रेखा कोलिनियर आ गया, कोलिनियर आ गया, तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है तो सूर्य ग्रहण में ज्यादा टाइड आता है, और चंद्र ग्रहण में क्या हो जाएगा, मून इधर हो जाएगा। हाँ, तो इसके बीच में भी ये तीनों कोलिनियर हो गया ना, तो उसमें भी टाइड ज्यादा आता है, एक दूसरे में खिंचाव होता है। समझ गया? गुरुत्वाकर्षण होता है जिसके कारण क्या होता है, ज्वार आता है, ज्वार और भाटा समझे है ना। पृथ्वी पर भी आती है, लेकिन जो जल होता है उसमें ज्यादा दिखाई पड़ता है ज्वार भाटा, लेकिन पृथ्वी पर होता है, मानव रहते हैं तो मानव अमावस्या पूर्णिमा में क्या होता है, ज्यादा टेंशन में होता है। एक बात एक फील कीजिएगा, शरीर में जो डिजीज है वो उभर करके आ जाता है, उभर के आ जाता है ना। अब कहते हैं पुनिया आ गए हमारा पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, अमावस्या आ गए तो ये है, जितने सारे फोर्स लग रहे हैं आपको खींच रहा है, पृथ्वी पृथ्वी खींच रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, घिंचा रहे हैं ना, तो इसी के कारण अशुभ माना जाता है। क्या मानसिक असंतुलन हो जाता है, दिमागी असंतुलन वाले लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ज्यादा पागल हो जाते हैं ना, क्योंकि खिंचाव होता है। क्लियर? सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है जानवर, जानवर उस समय क्या ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। क्लियर? इसलिए तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कहता है कि जिस समय ग्रहण लगता है उस समय पूजा नहीं करना चाहिए, उसके बाद पूजा करना चाहिए, ये आस्था है, माना जाता है। खाना भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स खिंचाव होता है जिसके कारण बहुत तरह के अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। उस समय आप शांत रखिएगा, मन को शांत रखिएगा, तो जो खिंचाव तनाव होता है वो आप पर कम प्रभाव पड़ेगा। समझ गया? सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में निकलने के लिए भी नहीं बोला जाता, अंदर रहने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रभाव ना पड़े आप पर। क्लियर? जब आप सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी पर तो है ये, सूर्य और चंद्रमा के डायरेक्ट प्रभाव में आइएगा तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इसलिए आप घर में सीमित रूप से रहें। ये आपका क्या हो गया, पूरा छठा क्लास का सोलर सिस्टम खत्म हो गया, जिसमें बहुत सारे तथ्य आए। और यदि पीडीएफ जाता है तो पीडीएफ सेंड कर दे।
तुरंत मैडम पीडीएफ भेजिए पीडीएफ। यूट्यूब पर करके वीडियो डाल दिए हैं, तो आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर